अच्छा जी, अगर आप डायरेक्ट करेंगे सीएमडी में तो फिर तो वो अम, जिस फोल्डर पे खड़ा होगा वहीं बना देगा प्रोजेक्ट। मतलब अगर आप सीएमडी एक नया ओपन करते हैं तो वो मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्स में जाता है, हाँ यूजर्स के अंदर से ये साथ में, तो उसने वहां पे प्रोजेक्ट बना दिया होगा। फिर मसला कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट तो बन जाएगा यहाँ भी। लेकिन बेहतर है कि आप प्रोजेक्ट जो है वो किसी प्रॉपर ड्राइव में बनाएं। सो नाउ यू कैन सी आई एम रनिंग दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम सीएमडी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के लिए ये चीज़ कर देते हैं कि जिन लोगों के पास एरर आ रहे होते हैं कि एक्सेस नहीं है, अगर आप यहाँ वीएस कोड के टर्मिनल पे जाके आप कोड करते हैं तो सम टाइम ये एरर आता है कि आपको ऑथराइज नहीं है कि आप यहाँ से कोई कमांड चलाएं। ठीक है। अच्छा जी, सज्जाद साहब कह रहे हैं नहीं बन रहा। सज्जाद साहब दिखाएं, स्क्रीनशॉट दें, क्या मसला है। स्क्रीनशॉट इस पे भेज दें चैट के अंदर ही, व्हाट्सएप पे भेजा है तो ओके। तो देखें सज्जाद साहब, ये जो आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया है यही मैंने अभी इसका पूरा सॉल्यूशन बताया है सामने सामने। आपने एफिलिएट ज्वाइन किया है, मैंने अभी इसका सॉल्यूशन बताया था, मैं दोबारा एक बार बताया था कि जब आप इसको, इस एप्लीकेशन को, आपके पास वीएस कोड से अगर ये काम नहीं हो रहा तो आप सीएमडी पर आएंगे। मैं यहाँ सीएमडी पर आया, एक मिनट में इसको रोकता हूँ। ठीक है, अभी एप्लीकेशन मेरी रुक गई है। आप कमांड प्रॉम्प्ट पर आएंगे और आपने उस फोल्डर में जाएंगे जहां आपने जाना है, जैसे कि डी ड्राइव के अंदर मेरा फोल्डर है, डी ड्राइव के अंदर बैच 3। मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया। इसके अंदर आके अब मैं लिखूंगा npx, और जूम इन कर देता हूँ इसको, क्रिएट रिएक्ट ऐप @लेटेस्ट भी लगा दें। और उसके बाद ऐप का नाम जो भी रखना है आपने, जैसे डेमो रखना है, और एंटर कर दें तो ये प्रोजेक्ट बना देगा। ठीक है। जी सज्जद साहब, समझ आ गई ये बात। हाँ ठीक है, देखें वीएस कोड अगर ये नहीं कर पा रहा उसकी रीज़न है कि वीएस कोड को अलाउ करवाना पड़ता है विंडोज़ की परमिशंस के अंदर जाके ना, वो एक लंबा एक प्रोसेस है। तो इट्स ओके, अगर वहाँ से नहीं हो रहा तो आप यहाँ से कर लें ये काम। फिर जब हम कभी फिजिकल बैठेंगे तो मैं वो सॉल्व करवा दूंगा। जी, तो मैं बता रहा था कि अगर सीएमडी से आप इस तरह से कमांड चला लेंगे तो भी आपका ये काम हो जाएगा। और अगर वीएस कोड पे ये जो मसला आता है अनऑथराइज वाला, इसको आप गूगल कर लें थोड़ा सा ना, कि भाई वीएस कोड npx क्रिएट रिएक्ट ऐप नॉट ऑथोराइज, इस तरह करके सर्च कर ले तो ये आपको प्रॉपर उसका सॉल्यूशन बता देगा कि कैसे इसको हल करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है पावर शेल वाला जो सॉल्यूशन है, ये वीडियोस भी हैं काफ़ी सारी इसके ऊपर। ठीक है नी, ये आपको एरर आपका रिजॉल्व हो जाता है इसके ऊपर, अगर आप ये काम गूगल कर ले, वो आपको बताएगा कि पावर शेल के थ्रू जाके ऑथराइज कर दें उसको। ठीक है। तो जनरली हमारे पास ये 3 कमांड्स होती हैं। इस तरह से ऐप बना ली हमने। अब जैसे हमारे पास जो ऐप बनी हुई है वो हमने बनाई थी फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, ये हमारा ऐप बन गया। अब मैं इसको npm स्टार्ट करूंगा तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा, आज की क्लास का जो एजेंडा है उसमें प्रोजेक्ट बनाना था, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को समझना था कि इसमें स्ट्रक्चर क्या है इस फोल्डर का। तो रिएक्ट की जो ऐप है उसके स्ट्रक्चर का ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, देखें ये प्रोजेक्ट है हमारा फर्स्ट ऐप, इसके अंदर आ जाए। और वहीं में आपने लेट ज्वाइन किया, हमने पूरी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस किया है। आप प्लीज़ ये करना कि नोड इंस्टॉल कर लेना अपने पास, उसके बाद फिर ये चलेगा। बाकी आपको वीडियो हेल्प के लिए मिल जाएगी। ठीक है, हमने आज की क्लास के अंदर ये काम किया है, इंस्टॉलेशन की है पहले हमने, फिर हमने उसका पूरा प्रोसेस किया है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा प्लीज़। मैंने नोड जेएस जाके इंस्टॉल कर लें अभी, नोड जेएस की वेबसाइट पे वहाँ जाके इंस्टॉल इंस्टॉल करें विंडोज़ के लिए, और उसके बाद उसको इंस्टॉल करने के बाद आप फिर सीएमडी के थ्रू नया प्रोजेक्ट बना लें। अच्छा जी, सो दिस इज आवर प्रोजेक्ट। मैं इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको नज़र आ जाए। देखिए ये हमारे प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले एक फोल्डर है जो कि डल सा हुआ है, हाईलाइट नहीं है। ठीक है, ये है नोड मॉड्यूल्स। ये क्या है कि हमारे इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए नोड के, देखिए नोड एक सर्वर है, ठीक है, और उसके ऊपर सर्विसेज रन हो रही होती। तो तमाम वो डिपेंडेंसीज जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी हैं वो इस फोल्डर के अंदर आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जब आप npx करके रिएक्ट ऐप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ये सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ ऐड कर देता है, सारे डिपेंडेंसीज। ठीक है, आपको इस फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि तमाम डिपेंडेंसीज जो इस प्रोजेक्ट की है वो यहाँ अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक फोल्डर है पब्लिक। जब भी कोई दुनिया में वेबसाइट होस्ट की जाती है, वेबसाइट बनाई जाती है, तो पब्लिक वो फोल्डर होता है जहाँ पर इसका एक्सेस पॉइंट होता है इस वेबसाइट का। तो अगर हम इस पब्लिक के अंदर जाएंगे तो यहाँ देखें एक पेज है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, वो जो पेज मैं आपसे बनवाता था कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पेज बनाया, वो इसीलिए था कि जो पहला पेज है उसकी आदत आपकी पड़ जाए। पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये वो पेज है जो हमेशा एक्सेस किया जाएगा जब कोई हमारी इस वेबसाइट को विजिट करेगा। तो अगर हम गौर करें तो इस पब्लिक डॉट एच टी एम एल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एक हेड है, उसके अंदर मेटा, एक लिंक लगा हुआ आइकन का, ये फेव आइकन है। दो मेटा के लिंक और है, उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन है मेटा की, एक लिंक लगा हुआ है, और ये जो आइकन दिखाया जाता है ऊपर। ठीक है, लोगो जो आ रहा है हमारा। खैर, इसके बाद अगर आप इसका टाइटल देखें, टाइटल है। ठीक है, बाकी तो काफ़ी सारा इसके अंदर कमेंट है तो वो मैं हटा ही देता हूँ, डोंट नीड इट। एक्चुअली मैंने आपको दिखाना ये है कि इस पब्लिक के पेज में कोई एचटीएमएल खास नहीं लिखी हुई। और करें, इसकी बॉडी में कुछ नहीं है सिवाय एक डिव के जिसकी आईडी है रूट। ठीक है, इसको बस देखना है गौर से। ये टोटल एचटीएमएल लिखी हुई है हमारी इस ऐप की इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के ऊपर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये डिव है जिसकी आईडी है रूट। इसी के अंदर हमारी पूरी वेबसाइट आएगी हमेशा। और नो स्क्रिप्ट का जो टैग है ये क्या काम करता है कि अगर कभी जावास्क्रिप्ट ना चल रही हो तो ये मैसेज दिखा देगा कि आपका ब्राउजर जावास्क्रिप्ट नहीं चला रहा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को इनेबल करें। एक ज़माना था जब लोग ये करते थे कि जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर देते थे अपने ब्राउजर के ऊपर, आज भी आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप जावास्क्रिप्ट डिसेबल करोगे तो कोई भी फंक्शनल वेबसाइट आपकी अ, नहीं चल पाएगी आपके ब्राउजर के। ठीक है, खैर, तो इसको हमने छेड़ना नहीं होता। मैंने तो खैर कमेंट वमेंट हटाया, इसकी भी जरूरत नहीं है। पब्लिक डॉट एच टी एम एल के अंदर एक फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की, जिसे हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बस मैंने बता दिया इसके अंदर ये काम की जगह है। ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं, हमारा काम यहाँ पे नहीं है। इसके बाद सोर्स का फोल्डर है जहाँ असल हमारा काम होता है। ठीक है, अभी हम इस पूरे लाइफ साइकिल को समझेंगे। ये वेबसाइट हमें फ्रंट पे जो नजर आ रही है वो कैसे नजर आ रही है। अच्छा, सोर्स के बाहर अभी हम सोर्स में चलेंगे, पहले इसके बाहर आ जाते हैं। एक फोल्डर है गेट इग्नोर का, एक फाइल है डॉट गेट इग्नोर। ये मैं आपको गिटहब की कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाऊंगा कि किस तरह से गिटहब के ऊपर हम रेपोजिटरी मैनेजमेंट करते हैं। तो जिन जिन फाइलों को इसने इग्नोर करना होता है उनका नाम यहाँ लिखा होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है नोड मॉड्यूल को इग्नोर करना, एक फोल्डर है। तो देखिए इसने इसको इग्नोर किया हुआ है कि जब हम इसको अगर गेटअप की रैपो में पुश भी करेंगे तो ये डेटा नहीं जाएगा। डॉट पीएनपी की फाइल नहीं जाएगी, डॉट जेएस की फाइल नहीं जाएगी, कवरेज का फोल्डर नहीं जाएगा, बिल्ड का फोल्डर नहीं जाएगा, और बहुत सारी मिसलेनियस चीजें हैं जिसको ये इग्नोर करेगा, लोकल पे रखेगा, लाइफ पे सबमिट नहीं करेगा। अब ये जो बात है थोड़ी सी बड़ी है, बट अभी हम इसको बस इतना कहते हैं कि हाँ जी गेट इग्नोर है। और जो गिट हब के ऊपर जब हम इस रेपो को डालेंगे तो जो इग्नोर करना होगा, जिन चीज़ों को लाइव नहीं करना उनको गिट इग्नोर में रखते हैं।
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, एक वो सोर्स का फोल्डर है जिसमें हम काम करेंगे, अभी बताता हूँ, और एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल है ये। अच्छा, हमने इसमें से किसी भी चीज को टच नहीं करना, हमने सिर्फ सोर्स के फोल्डर में काम करना है। पैकेज जेसन में आपको बता देता हूँ कि ये करती क्या है। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हमारे किसी भी नोड प्रोजेक्ट की। ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है, ये रहा फर्स्ट प्रोजेक्ट, आप चेंज भी कर सकते हो वर्जन इसका, ये वर्जन नंबर है, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ये भी प्राइवेट है, हाँ जी ये प्राइवेट है। डिपेंडेंसीज कौन कौन सी इस्तेमाल हो रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, हमें अभी इसके अंदर झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप परेशान ना हो, मैं आपको बताऊंगा। स्क्रिप्ट कौन सी चलनी है, जब आप npm स्टार्ट लिखेंगे तो ये वाली स्क्रिप्ट चलती है, जब बिल्ड करेंगे तो ये चलेगी, टेस्ट करेंगे तो ये चलेगी, इस तरह से स्क्रिप्ट है। और भी कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन डेवलपर के लिए इतना इतना काफी है कि उसको पता हो कि डिपेंडेंसीज कौन कौन सी यूज होगी बस। ठीक है, वो भी डेवलपर नहीं देखते नॉर्मली, क्योंकि एनपीएम खुद ये चीजें मैनेज कर रहा होता है। वो फिर मैं आपको बताऊंगा वो कैसे मैनेज करता है। अच्छा, हमारा जो इस वक्त इस पूरे प्रोजेक्ट में वर्किंग एरिया है वो है ये एसआरसी का फोल्डर। ठीक है, और इस एसआरसी के फोल्डर में सबसे पहले जो फाइल हमें नजर आती है वो है index.js। ठीक है, अच्छा index.js है ये फाइल जो है, एक पब्लिक के अंदर थी index.html, वो वेबसाइट का एंट्री पॉइंट है। और सोर्स के अंदर जो index.js है ये जावा स्क्रिप्ट के इस प्रोजेक्ट का, ये जो नोड का प्रोजेक्ट है इसका एंट्री पॉइंट है। अब index.js में हम चलते हैं, इसमें देखते हैं लिखा हुआ क्या है। देखें ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है और इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, एक रूट का कांस्टेंट बना हुआ है वेरिएबल, उसके अंदर रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट है, अगर आपको याद हो तो इंडेक्स के अंदर, हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर ये था रूट का डिव, इसको पकड़ना है, ये दिख रहा है रूट। तो ये इसने यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट को पकड़ लिया, तो इसका मतलब है वही वाला डिव यहाँ इस वेरिएबल में आ गया। फिर इसके अंदर एक रेंडर का मेथड है और उसके अंदर कुछ रेंडर हुआ हुआ है, जिसमें एक है ऐप, ऐप का टैग नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये ऐप रेंडर हुई, ये वो ऐप है जो वहां पे नजर आ रही होती है जब हम एप्लीकेशन को लाइव देख रहे होते हैं। अगर मैं एप्लीकेशन चला दूं, चली भी है भी एप्लीकेशन, मैं यहाँ आके एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये जो आउटपुट आ रहा है ना, ये ऐप का आउटपुट है, सही है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप। अगर मैं इसको मिटा दूं और सिर्फ यहाँ सेव करता हूँ, अब मैं देखिएगा मैं रिफ्रेश भी नहीं करूंगा, वहां पे पेज गायब हुआ हुआ है। ठीक है, मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा, तो ये हॉट रेंडरिंग है। तो ये ऐप हम यहाँ से नहीं हटाते, मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, देखो दोबारा वहाँ आ चुका हो। तो ये पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, रिएक्ट के अंदर रियल टाइम आउटपुट होता है। तो इंडेक्स डॉट जेएस जो है इसको भी हमने छेड़ना नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे वहां नजर आ रहा है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर रूट का एक डिव है, जिसको पकड़ के उसके अंदर हमने रेंडर कर दिया ऐप का कंपोनेंट। ये कंपोनेंट है, ये टैग बन जाते हैं बाद में। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये ऐप है जो एक्चुअली वहां पे डेटा दिखा रही है। अब ये ऐप कहाँ पर है इसको देखते हैं। अगर आप गौर करें, ये क्या हो रहा है, तो मैसेज आया सर करके, जी शाहरुख कहिए। सर ये रेंडर का पूछना था कि रेंडर का क्या मतलब है सर? देखो हमें अभी इस चीज में नहीं जाना, वैसे मैं बता देता हूँ। रिएक्ट जो है ना, रिएक्ट डॉम, उसका एक जी अपना मेथड है रेंडर। ठीक है, रेंडर क्या करता है कि डेटा को प्रिंट करता है। आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो आपके फ्रंट एंड पे जब भी कुछ प्रिंट करना होता है उसको कहते हैं रेंडर करना। ठीक है, जी सर, बस यही पूछना था कि ये कोई बिल्ट इन मेथड है या ये कोई कीवर्ड है? बिल्ट इन मेथड्स हैं, और इस वाली फाइल को हमने छेड़ना भी नहीं है। देख रहे हो ये जो फाइल है ना, इसको हम टच ही नहीं करेंगे। हमारा जो ऐप जो आपको नजर आ रहा था वो यहाँ पर है ऐप डॉट जीएस के अंदर, ये रहा। ये है वो फाइल जहां से हम अपना काम शुरू करेंगे। जी ठीक है। और जो कुछ हमें सामने नजर आ रहा है वो देखो यही लिखा हुआ है, यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है एडिट सोर्स एंड सेव थ्रू रीलोड। तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये रहा, है ना, जी जी बिल्कुल। वगैरह एडिट ऐप डॉट जेएस एंड सेव टू रीलोड, और उसके अंदर एक एंकर का टैग लगा हुआ है। तो देखो अगर हम यहाँ आएंगे तो देखो एंकर का टैग भी लगा हुआ है, ये रहा। जी जी ठीक है, उस ठीक पर लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। तो एक्चुअली जो है। हमारा आउटपुट है वो सारा यहाँ से आ रहा है, इस ऐप के फोल्डर से, ऐप के फाइल में से। तो सोर्स के अंदर ऐप डॉट जेएस वो पहली फाइल होगी जहां पर एज अ डेवलपर हम कुछ चेंजेस करेंगे। इसके अलावा हम किसी राइट। चीज को टच नहीं करेंगे। जितना कुछ मैंने दिखाया वो सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने के लिए था कि जब आप
कभी किसी रिएक्ट की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आप एक्चुअली इंडेक्स डॉट जेएस के इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के पेज को विजिट कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ आओगे और यहाँ के इसको पेज सोर्स देखोगे ना इसका, तो देखो यहाँ पे बस एक रूट का फोल्डर है और कुछ भी नहीं है, रूट का डिव है और कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, ऐसे ही है। रूट से ही पकड़ बस रूट ही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कहाँ से आ रहा है? ये सारा फिर रिएक्ट का आउटपुट है कि रिएक्ट जो है वो किस तरह से ये डेटा को रेंडर करती है इस ऐप के अंदर से। अब ये एक फंक्शन है ऐप के नाम का जो कि रिटर्न करता है कुछ HTML। सही है। इस सिंटैक्स को JSX कहते हैं, जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल। ठीक है। ये एक मिक्सचर होता है HTML और जावास्क्रिप्ट का। तो अगर मैं यहाँ पर ये सब मिटा के यहाँ पर एक H1 लगा दूं और उसमें लिख दूं अफनान और बस सेव करता हूं मैं, तो देखो यहाँ हमारे पेज पे क्या लिखा हुआ गया? अफनान। मैं इनको साइड बाय साइड रख देता हूँ, ये यहाँ लगा दिया मैंने और यहाँ पे एक कोड लगा दिया, ताकि हम हाथ के हाथ देख सकें कि हाँ जी रियल टाइम ये काम हो रहा है। मैं यहाँ आया, मैंने एक पैराग्राफ का टैग लगाया, उसमें मैंने लॉरम लिखा, सेव किया, तो देखो वहाँ एरर आ गया। ठीक है। तो सेव करते ही वहाँ एरर आ गया। क्या एरर आ गया? वो कह रहा है भाई ये दोनों टैग हैं, बिल्कुल सही आपने कर दिया, लेकिन ये रिटर्न नहीं हो सकते दो इस तरह। इनको अगर रिटर्न करना है तो इनका एक पेरेंट टैग होना चाहिए, ऐसे। एक खाली टैग बना दिया हमने, उसके अंदर हमने दो चाल डाल दिया। तो एक्चुअली इसको हमेशा रिटर्न करते हुए जब भी आप कभी JSX रिटर्न करेंगे तो इसको एक फ्रैगमेंट चाहिए होता है, इसको फ्रैगमेंट कहते हैं। खाली टैग दे दें ऊपर नीचे, तो फिर इसके अंदर आप जितनी भी HTML लिखें तो वो समझ लेगा कि यार ये इसका पेरेंट है, तो ठीक है। अब मैं कंट्रोल S दबाता हूँ, वो देखो वहाँ ठीक हो गया। सही। अब यहाँ पे अगर मैं और कुछ लेट से H3 ले लेते हैं, उसमें मैंने लिख दिया लॉजिक रेक्स, सेव किया, तो देखिए वहाँ हाथ क्या हाथ आ रहा है। मैं वहाँ जाके रिफ्रेश नहीं कर रहा, इट इज़ हॉट रेंडरिंग ना, कि हाथ क्या आउटपुट देता है हमें। इसके लिए हमें कोई लाइव सर्वर नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी नोड पे चल रहा है। ठीक है। सो ये तो हो गया परफेक्ट। ठीक है। नहीं, हमने अपने ऐप के अंदर आके लिखना शुरू कर दिया। सही है। फ्रैगमेंट भी समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा बताता हूँ कि अगर हम कभी इस रिटर्न के अंदर से कोई एक सिंगल टैग रिप्रेजेंट करेंगे तो ठीक है, सिंगल टैग तो आ गया। लेकिन अगर हम कभी दो टैग एक साथ देंगे इस रिटर्न के अंदर तो ये एरर दे देगा। ठीक है। वो कहेगा भाई इसको रैप करो किसी एक टैग के अंदर, क्योंकि रिटर्न जो है हमेशा से कोई एक टैग ले जा सकता है अपने साथ, तो ये तो दो हो गए। तो इसको एक बनाने के लिए हम इसको एक डिव में डाल दें, फॉर एग्जाम्पल एक डिव बना लिया और उस डिव के अंदर हमने डाल दिया। सही है, तो भी ये सही हो जाएगा। ठीक है। परफेक्ट हो गया। लेकिन डिव की क्योंकि एक अपनी अपेयरेंस होती है, डिव एक चकोर डब्बा होता है, सबको पता है, भले उसकी विद हाइट ना भी हो फिर भी वो डब्बा ही होता है। तो रिएक्ट ने एक चीज इंट्रोड्यूस कराई, इसको कहा फ्रेगमेंट, कि आप खाली टैग शुरू करें और खाली टैग खत्म कर दें, तो इससे एक फ्रेगमेंट बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। नहीं, बाकी क्या हो रहा है वो हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कल, कि बाकी ये चीजें हैं वो क्या है। सो फंक्शन ऐप बना हुआ है वो कि रिटर्न कर रहा है कुछ चीजें, तो हम यहाँ पे जो रिटर्न करेंगे ये वही रिटर्न कर देगा हमें। ठीक है। फिलहाल बस हम यहाँ पर HTML करने वाले हैं। तो आपका असाइनमेंट भी यही है कि आप एक नई ऐप बनाएं और फंक्शन के अंदर अपना नाम वगैरह प्रिंट कर दें, जो HTML आपने सीखी है वो कर ले, जो दिल चाहे बना ले इसके अंदर। ठीक है। CSS पे अभी आपसे नहीं लगेगी, इनलाइन CSS करना चाहे तो कर ले कोई तरीके से, बट बेसिक आप कम से कम जो भी HTML के टैग्स हैं, हेडिंग है, पैराग्राफ है, ये सब चीजें कर ले खुद से प्रैक्टिस। ठीक है। कोई सवाल है तो बताएं। जी जनाब। एनी क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन था आपसे। हम्म। सर इसमें हम मल्टीपल फ्रेगमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं? मल्टीपल फ्रेगमेंट से क्या मुराद है? मतलब अगर हम कुछ बंच ऑफ कोड अलग अलग करें और हाँ मतलब इसमें देखो, हम। पेरेंट एक ही रखो, उसके बाद तो वो HTML ही है ना, मतलब जैसे एक डिव ये हो गया या एक फ्रेगमेंट ये हो गया, इससे मसला नहीं है। लेट्स से एक फ्रेगमेंट ये आ गया, फिर एक और फ्रेगमेंट आ गया, तो कोई मसला नहीं, आप 50 भी कर लो। ठीक है। लेकिन पेरेंट एक ही होना चाहिए। मतलब ये कहता है भाई मुझे इनक्लोज करके भेजो ताकि मैं एक आउटपुट बनाऊं उसका, बजाय इसके कि मैं 6 आउटपुट लेके जाऊँ। डन।
अच्छा सर, एक सवाल और था हम्म JSX वाला, कि हम्म नॉर्मली जो हमारे पास फंक्शन बनते हैं, एरो फंक्शन या डिफरेंट, जिसमें हम रिटर्न में जा रहे होते हैं, तो हम्म। क्या उस सब में JSX जाता है, या सिर्फ इसी वाले में हम जो ऐप और कॉन्टेक्ट के अंदर जो रिटर्न जा रहा है, इसी वाला जो अंदर आता है वो JSX में देखो, आएगा? अगर JSX आपने रिटर्न करना है, आप कंपोनेंट बनाएंगे तो JSX रिटर्न होगा, ठीक है। अगर आप कोई कंपोनेंट के अलावा कोई फंक्शन बनाते हैं जिसको हम हुक्स कहते हैं, तो वहां पर हम फिर JSX रिटर्न नहीं करते, वो फिर नॉर्मल फंक्शन की तरह होते हैं, ठीक है। अभी ये तो खैर सिर्फ HTML ही है, JSX यहाँ है नहीं। मैं JSX भी थोड़ा सा, वैसे मेरा मूड नहीं था लेकिन बता देता हूँ। अब जैसे पैराग्राफ है, मैं कहता हूँ भाई एज इज, और यहाँ पे इस तरह से करली ब्रैकेट लगा के आप एक वेरिएबल ले लो एज का, तो ये चल जाएगा। वो कह रहा है एज नहीं है, तो आप यहाँ ऐप के अंदर लेट एज इक्वल टू 88 कर लो, तो देखें वो एज इज 88 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये है JSX, ये रिटर्न करते हुए HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट आ गई, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने JSX रिटर्न कर दिया कि एक वेरिएबल बना लिया जैसे जो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल होता है, और रिटर्न करते हुए हमने एज इज, और ये ब्रैकेट्स के अंदर हमने एज का वेरिएबल दे दिया, ठीक है। तो ये JSX जब रिटर्न करना है तो JSX रिटर्न करें, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, चला देगा, ठीक है। बट जब हम बहुत ज़्यादा कंपोनेंट बनाएंगे तो ये हमारी आदत हो जाएगी कि इसका जो रिटर्न है वो बस एक फंक्शन है। ये बिल्कुल फंक्शन की तरह है, इसमें कोई खास कोई जो है ना इतनी सलाहियतें नहीं है सिवाय इसके कि ये JSX रिटर्न कर सकता है, ठीक है। वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम कल बहुत ज़्यादा इसके सिंटैक्स पे बात करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, आई होप थोड़ी सी हो सकता है कि मुश्किल लगा हो ये, बट एक बार अगर आप वीडियो भी देख लोगे और प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ा आसान है। हमने पूरी ऐप बनाने के बाद ऐप स्टार्ट कर दी, स्टार्ट करने के बाद काम जो हमने किया वो सिर्फ app.js में किया, उससे पहले मैं स्ट्रक्चर ही बता रहा था। अच्छा जी, कल की जो हमारी टाइमिंग है वो इंशाल्लाह हम क्लास शुरू कर रहे होंगे 3:30 बजे, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे हम अभी 5:15 बजे ऑफ कर रहे हैं, तो अब 10 मिनट है वैसे तो हमारे पास, बट हम क्योंकि फिर जल्दी में होंगे ना, मैंने भी ट्रैवल करना है 1 घंटा, सो इट माइट टेक टाइम। सो टुमारो विल बी कंडक्टिंग आवर क्लास एट 3:30। और जो लोग लेट आए हैं आज, अगर कोई रीज़न है। सर, क्या 3:45 तक हो सकती है क्लास स्टार्ट? क्यों ट्रैवल कर रहे हो? सर, वो ऑफिस 3 बजे ऑफ होता है, मगर वो 3:15 3:30 लग जाते हैं बाहर निकलते निकलते भी है। यार अब मसला वही है कि 3:45 तो फिर कोई मज़े का टाइम नहीं बनेगा। ओके सो, तो तुमने ज्वाइन कब किया है? हमने तो क्लास 4 बजे शुरू की थी, तुम तो नहीं थे शुरू में। असल में मेरी जो है वो इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, वो जो इंटरनेट प्रोवाइडर उनको कॉल मिला मिला के जो है ना, वो कह रहे हैं मैं अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, फिर वो तकरीबन अभी कुछ देर पहले ही ज्वाइन किया है, तब ये इंटरनेट अवेलेबल हुआ। अच्छा, 3:30 पे काफी लोग राजी हो गए थे, जो 4 बजे भी कह रहे थे, तो फिर 3:30 पे राजी थे। थोड़ा सा ट्राई कर लो, अगर आ सकते हो तो। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग में दोनों थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट ये कि ट्राई कर लो अगर आ सकते हो, क्योंकि 3:45 तो थोड़ा सा वो है, लेकिन हम खैर तुम आ जाना 3:45 बजे शुरू, आ तो जाना 15 मिनट, इट्स ओके, चलो मैनेज करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चले, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं 3:30 पे। और असाइनमेंट और ये जो क्लासरूम में कह रहे हैं, मैं क्लासरूम के अंदर मटेरियल सेंड कर देता हूँ, असाइनमेंट उसके आखिर में लिखा होगा, ठीक है। उसको खुद कर लेना, इतना ही असाइनमेंट था कि एक ऐप बनानी है, राइट। चलो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।